हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर। और मैं हूं शिखा गुप्ता। और जैसा कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी कि मैम इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट भी ले आइए, तो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने आ गई हूं। राजस्थान की फॉरेस्ट रिपोर्ट पर जो वन रिपोर्ट होती है राजस्थान की, वो बेसिकली इसी फॉरेस्ट रिपोर्ट का, जो भारत की वन रिपोर्ट आती है उसी का ही हिस्सा होती है। और उस पर जो वीडियो है हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी थी और आप किसी राजस्थान स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो राजस्थान वन रिपोर्ट है, आप उस वीडियो के लिंक से देख सकते हैं। इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। और बहुत सारे एग्जाम्स में ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वनडे एग्जाम्स हो चाहे सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और थोड़े से एनालिटिकल भी ये फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है, जिसको जनरली हमें एनवायरनमेंट के जो टॉपिक्स होते हैं उनके रिस्पेक्ट में भी पढ़ना होता है। तो इस टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं। ज्यादातर आंकड़े मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, कुछ एक बीच में जो कॉन्सेप्ट रहेंगे उनकी भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। बेसिकली इस रिपोर्ट का पूरा नाम होता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट। और हम जो रिपोर्ट चर्चा कर रहे हैं वो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है 2021 की, जो कि जनवरी 2022 में ही रिलीज हुई थी। तो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2021। हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है। अगर हम बात करें कि कौन ये रिपोर्ट निकालता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि अगर हिंदी में बोलें तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो अगर मंत्रालय की बात करें तो वो मंत्रालय कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण मंत्रालय है, जिसका पूरा नाम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। इसके अंतर्गत आती है एक इकाई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारत वन सर्वेक्षण। भारत वन सर्वेक्षण जो है ये फॉरेस्ट सर्वे जो है निकालता है, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट, वन रिपोर्ट निकालता है। ठीक है, तो अगर देखें तो एफएसआई यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारत वन सर्वेक्षण ये रिपोर्ट निकालता है। मंत्रालय अगर देखें किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत ये एफएसआई आता है। जो प्रेजेंट 2021 की रिपोर्ट है ये 17वीं ऐसी रिपोर्ट है, 17वीं रिपोर्ट है जो कि 2021 की रिपोर्ट है। ठीक है, वो 17वीं रिपोर्ट है। और सबसे पहली ये जो वन रिपोर्ट है वो कब आई थी? 1987 में आई थी। तो 1987 से हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है, बायनियल रिपोर्ट है। और जो है ये 17वीं जो है रिपोर्ट है 2021 की जो रिपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली लेटेस्ट रिपोर्ट 2021 की है, 17वीं रिपोर्ट है। पहली कब आई थी? 1987 में आई थी। कौन करता है ये, कौन निकालता है? एफएसआई निकालता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है। और किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है? पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। आगे हम चर्चा करें इस रिपोर्ट की, तो आईएसएफआर जो 2021 है, भारत के जंगलों में मतलब क्या क्या ये कैलकुलेट करता है, तो भारत के जंगलों में वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर, वृक्ष आवरण यानी कि ट्री कवर, इसके अलावा मैंग्रोव, जितने भी मैंग्रोव क्षेत्र होते हैं, मैंग्रोव क्या होते हैं? ऐसे वन जिनके अंदर किसी नदी का स्वच्छ जल और समुद्र का खारा जल दोनों आके मिलते हैं, और यहाँ के जो पादप होते हैं वो अधिक लवणता सहन करने के लिए सक्षम होते हैं। ठीक है, समुद्र का जल भरा रहता है इन जंगलों में, दलदली सी स्थिति रहती है, जनरली तटीय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव क्षेत्रों के बारे में, जानवरों की जो बढ़ती संख्या है इनके बारे में, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक कितना है, कार्बन स्टॉक, क्योंकि भारत ने काफी सारे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन ऐसे साइन किए गए हैं जहां पर कार्बन स्टॉक की चर्चा होती है, तो कार्बन स्टॉक भी हमने कैलकुलेट किया है, हम आगे आंकड़े देखेंगे इसके। जंगलों में लगने वाली आग की निगरानी व्यवस्था, कि कितने ऐसे वन हैं जो जिनमें आग लगने की संभावना अधिक है और क्या उसकी व्यवस्थाएं हैं, इनके आंकड़े भी हम देखेंगे। बाघ आरक्षित क्षेत्रों के जंगल का फैलाव, यानी कि ये पहली बार जो है कैलकुलेट किया गया है कि जो टाइगर रिजर्व्स हैं, बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, उनमें कितने जंगल हैं, ये पहली बार
17वीं रिपोर्ट के अंदर 2021 की जो वन रिपोर्ट है, पहली बार ये कैलकुलेट किया गया है टाइगर रिजर्व के अंदर। तो बाघ आरक्षित क्षेत्रों में जंगल का फैलाव कितना है। इसके अलावा SAR यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार डेटा का उपयोग करके जमीन से ऊपर बायोमास अनुमानों को, यानी कि एक तो होता है जमीन के ऊपर बायोमास, एक जमीन के नीचे बायोमास। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है तो उस पेड़ का तना, पत्ती, ये सब कहाँ है, जमीन के ऊपर। तो ये जमीन के ऊपर बायोमास हो गया। और जमीन के नीचे, जैसे उस पेड़ की जो जड़ है वो कहाँ है, जमीन के नीचे है, तो वो जमीन के नीचे बायोमास हो गया। तो जमीन के ऊपर कितना बायोमास है उसका अनुमान, और जलवायु परिवर्तन के जो संवेदनशील जगह है, हॉट स्पॉट है, इनके बारे में ये जानकारी बताता है। ठीक है, अगर हम बात करें सिंथेटिक अपर्चर रडार डेटा की, तो ये जो डेटा उपयोग किया गया है जमीन से ऊपर बायोमास के अनुमानों के लिए, तो इसके लिए इसरो की सहायता ली गई थी, है ना। इसरो, क्योंकि हमारा जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा है, इसरो है। तो इसरो की सहायता से ये अपर्चर रडार जो है, सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसका डेटा हमें मिला था, तो इसरो की सहायता से ये लिया गया है। और दूसरी ये जो कैलकुलेशन की गई है ना, हॉट स्पॉट, जलवायु परिवर्तन के संवेदनशील जगह, यानी कि क्लाइमेट चेंज के जो हॉट स्पॉट है इंडिया में, इनकी जो कैलकुलेशन हुई है, इसके लिए जो बिट्स पिलानी का गोवा कैंपस है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका जो गोवा कैंपस है उसकी सहायता से ये स्टडी की गई है। तो यहाँ से कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाइए, और जो भी चीजें आपको नहीं पता थी पहले से उनको लिखते भी जाइए। तो यहाँ पे हम कुछ एक चीजें देख लेते हैं, जैसे SAR का क्या मतलब है। SAR है सिंथेटिक अपर्चर राडार, या बेसिकली इसको राडार ऐसे शॉर्ट फॉर्म होती है ना, सिंथेटिक अपर्चर राडार होता है। और इसकी सहायता से हमने क्या किया है, सिंथेटिक अपर्चर राडार की सहायता से जो अबव ग्राउंड लेवल बायोमास है, जमीन के ऊपर बायोमास है, अबव ग्राउंड लेवल बायोमास है, उसका कैलकुलेशन किया है। और इसके लिए किसकी सहायता ली गई है, इसके लिए सहायता ली गई है इसरो की। तो याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इसके लिए जमीन से ऊपर बायोमास के कैलकुलेशन के लिए किसकी सहायता से अध्ययन किया गया है, तो वो इसरो की सहायता से किया गया है। और दूसरा क्लाइमेट सेंसिटिव जो हॉटस्पॉट है ना, जलवायु परिवर्तन के संवेदनशील हॉट स्पॉट है ना, संवेदनशील स्थल है, हॉट स्पॉट है। ये जो स्टडी की गई है इसके लिए किसकी हेल्प ली गई है, बिट्स की गोवा कैंपस, इसकी सहायता से ये स्टडी की गई है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। और पहली बार क्या किया गया, बाघ संरक्षित जो क्षेत्र है, टाइगर रिजर्व है, उसके अंदर जो वन है उनका कैलकुलेशन पहली बार इस रिपोर्ट में किया गया है। तो कुछ डेटा तो हमें ऐसे मिल गया कि 17वीं रिपोर्ट है, 1987 में पहली आई, कौन निकालता है, क्या इसमें किया गया है। आगे हम चलते हैं, देश का कुल वन और वृक्षों से भरा जो क्षेत्र है वो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, कुल वन और वृक्षों से भरा हुआ क्षेत्र। एक होता है वनावरण और एक होता है वृक्षावरण। तो दोनों में क्या अंतर होता है, अगर कोई क्षेत्र या तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, सरकारी रिकॉर्ड जो होते हैं उनके अंदर वन के रूप में दर्ज है, यानी पहले से अधिसूचित है, रिकॉर्डेड है कि ये क्षेत्र तो फॉरेस्ट है, तो या तो वो क्षेत्र, या फिर एक ऐसा क्षेत्र जहां पे जो बोल सकते हैं कि जो वृक्षों का ग्रुप है या ट्रीज का ग्रुप है या वन जैसा क्षेत्र है, वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो। अगर वन क्षेत्र 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से ज्यादा का हो या फिर सरकारी आंकड़ों में वन के रूप में दर्ज हो, तो उसे हम वन के अंदर कैलकुलेट करते हैं और वहां जो वृक्ष होते हैं वो वनावरण के अंदर आते हैं। और यदि या तो कोई क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल जो है 1 हेक्टेयर से कम है, ऐसा कोई वन क्षेत्र 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से जिसका कम क्षेत्रफल हो, उसे हम क्या कहते हैं, वृक्षावरण यानी ट्री कवर कहते हैं। उसे हम वन फॉरेस्ट नहीं मानते अगर 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल है। ठीक है, तो वृक्षावरण और वनावरण दोनों के डेटा हमें यहाँ मिलेंगे। तो वन और वृक्ष दोनों को मिला के अगर हम बात करें तो पूरे भारत के अंदर 80.9 मिलियन हेक्टेयर जो है इनका क्षेत्रफल है, जो कि पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है, 24.62% है। हालांकि जो भारत की
वन नीति है, फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग 33% क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए, लेकिन 33% से अभी हम काफी दूर हैं, 24.62% क्षेत्रफल पर वन है। 2019 के अगर आकलन की बात करें, जो इससे पिछली 16वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट थी, वन रिपोर्ट थी, उसके अकॉर्डिंग तुलना करें तो देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, यानी कि इंक्रीज इसमें हुआ है। तो ये कुछ अच्छा साइन है, कितने की 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ध्यान रखेंगे, देखो डेटा को मिक्सिंग करेंगे, ये हेक्टेयर में है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर जो है क्षेत्रफल पर वन है टोटल, और इसमें वृद्धि कितनी हुई है 2261 वर्ग किलोमीटर, ये डेटा वर्ग किलोमीटर के अंदर है, ठीक है। इनमें से वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है, यानी फॉरेस्ट कवर में 1540 वर्ग किलोमीटर, और वृक्षावरण में कितनी हुई है 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यानी कि जो फॉरेस्ट कवर जो 1 हेक्टेयर लैंड से ज्यादा है, या फिर जिसके अंदर जो है हम बोल सकते हैं जो फॉरेस्ट गवर्नमेंट रिकॉर्ड में एज अ फॉरेस्ट दर्ज है, तो उसको हम क्या बोलेंगे 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और इसके अलावा 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र पे अगर वन जैसी स्थिति है तो उसे 721 वर्ग किलोमीटर उसमें वृद्धि हुई है। अच्छा, वन जैसी स्थिति से क्या मतलब है, एक शब्द होता है कैनोपी, इसे हम बोलते हैं कैनोपी। कैनोपी का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज मान लीजिए एक क्षेत्र है, यहाँ पर खूब सारे वृक्ष हैं, तो इन वृक्षों के बीच में देखो ये कुछ खाली स्थान है, ठीक है, ये खाली स्थान है। तो अगर हम बात करें ये पूरा जो लैंड था इसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ इतना ही खाली स्थान है, मान लीजिए इसमें 90 सिर्फ 10% खाली स्थान है ऊपर, यानी एक छत जैसी बन जाएगी, पेड़ ही पेड़ है, लंबे पेड़ हैं, तो नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर एक पेड़ों की छत जैसी दिखाई देगी, ठीक है। तो उस छत में से कहीं कहीं से धूप आ रही होगी, तो मान लो ऐसा जो खाली स्थान है जहां से धूप आ सके वो लगभग 10% है उस पूरे क्षेत्र का, तो हम क्या बोलेंगे इसकी 90% कैनोपी है। कितनी है 90% कैनोपी है। अगर इसी तरीके से मान लो और कम पेड़ हो, यहाँ पर मान लो ये पेड़ हटा दिया हमने, ठीक है, अब इस तरीके से छितरे हुए वन हो जिनके बीच में आप देख सकते हो खाली स्थान बहुत ज्यादा है, तो अब मान लो इसकी कैनोपी कुछ घट घटा के मान लो रह गई 50%, तो हम ये बोलेंगे कि इसकी कैनोपी कितनी है 50% है। तो अगर किसी ऐसे वृक्षों के झुंड की या वृक्षों के ग्रुप की ऐसे किसी क्षेत्र की 10% से ज्यादा कैनोपी होती है, कितने से ज्यादा 10% से ज्यादा कैनोपी होती है, तो उसे हम वन की कैटेगरी में या वृक्ष की कैटेगरी में मान लेते हैं, यानी वनावरण और वृक्षावरण में उसका कैलकुलेशन होता है। अगर 10% से कम कैनोपी है तो उसे हम स्क्रब बोलते हैं, इस रिपोर्ट के अंदर उसे स्क्रब बोला जाता है, झाड़ी बोला जाता है। और इस फॉरेस्ट रिपोर्ट की खास बात यह है कि स्क्रब का भी कैलकुलेशन इसके अंदर किया जाता है, ठीक है, स्क्रब को भी बताया जाता है कि कितने भाग पर स्क्रब है। तो 10% से अगर ज्यादा कैनोपी है तो उसे वनावरण या वृक्षावरण की कैटेगरी में रखेंगे, 10% से कम कैनोपी है तो उसे स्क्रब की कैटेगरी में रखेंगे। फिर 10% से ज्यादा कैनोपी वाले क्षेत्रों में अगर 1 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है या फिर गवर्नमेंट रिकॉर्ड में दर्ज है फॉरेस्ट के रूप में, तो उसे हम फॉरेस्ट कवर यानी कि वनावरण बोलेंगे, और 1 हेक्टेयर लैंड से कम है तो उसे हम क्या बोलेंगे वृक्षावरण बोलेंगे। क्लियर है। आगे इसमें हम बात करें तो कुछ डेटा हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। कुल वन क्षेत्र कितना है, पहले तो हमने देखा था किसके कैटेगरी में, मिलियन हेक्टेयर में। अगर हम बात करें तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, यानी कि कुल क्षेत्रफल के 21.71% क्षेत्रफल पे क्या है वन है, वनावरण है। और वृक्षावरण की बात करें तो 2.91% क्षेत्र पर वृक्षावरण है। वही 1 हेक्टेयर से ज्यादा भाग पर कितना है 21.71% और उससे कम पे 2.91%। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड करके इसको इजीली दोबारा पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट रहेगा कि अपने शॉर्ट नोट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें और बात करें कि वृद्धि कितनी हुई है, तो कुल वृद्धि की बात करें तो 0.28% वृद्धि इसमें दर्ज की गई है, फॉरेस्ट कवर हो चाहे ट्री कवर हो। फॉरेस्ट कवर में पर्टिकुलरली 0.22% की वृद्धि हुई है, और वृक्षावरण में 0.76% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये इसमें वृद्धि के आंकड़े हैं। कुल फॉरेस्ट कुल जो आपके वनावरण है वृक्षावरण है उसमें 0.28% की वृद्धि हुई है।
और वनावरण में बात करें तो पुराने 2019 में जो आंकड़े थे उससे 0.22% की वृद्धि हुई है और वृक्षावरण में 0.76% की वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे हम बात करें सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो वो क्वेश्चन, उसका आंसर होता है मध्य प्रदेश। काफी सालों से कांस्टेंट है ये। तो सबसे पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, फिर तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, चौथे पर उड़ीसा, पांचवें पर महाराष्ट्र है। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कम होते हुए भी देखो दूसरे नंबर पे आता है, ये एक बड़ी बात है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये 5 टॉप स्टेट हैं जहां पे सबसे ज्यादा वन है, जिनके क्षेत्रफल पर सबसे ज्यादा वन है। अब दूसरा क्वेश्चन, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले राज्य। जैसे मान लीजिए अगर किसी राज्य का क्षेत्रफल है मान लो 10 वर्ग किलोमीटर, अब इसके 1% भाग पर वन है, यानी कितना हुआ 1 वर्ग किलो, या हम बोल सकते हैं 10% भाग पर वन है तो कितना हो गया 1 वर्ग किलोमीटर। अब मान लो किसी राज्य का क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर और इसके 10% भाग पर वन है तो कितना हो जाएगा 10 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो हम बात करें दोनों में वर्ग किलोमीटर तो समान है, मतलब कितना प्रतिशत है 10% है। तो क्षेत्रफल किसके अंदर ज्यादा है, ये मान लो बी राज्य है, ये ए राज्य है, तो बी राज्य के अंदर क्षेत्रफल ज्यादा है। और अगर हम बात करें प्रतिशत वन की, दोनों में बराबर है, दोनों में 10% है, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर वन कहां पर है, मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर हम प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन है मिजोरम में, आप देख सकते हो 84.53% क्षेत्रफल पर वन है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे भी अरुणाचल प्रदेश है, वहां भी अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भी अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के 79.33% भाग पर वन है। फिर तीसरे नंबर पे मेघालय, चौथे नंबर पे मणिपुर और पांचवें नंबर पे नागालैंड है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, इस प्रकार से ये पांचों जो है उत्तर पूर्वी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जहां पर सर्वाधिक प्रतिशत भाग पर वन है। अगर ये बोला जाए कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जिनके 75% से ज्यादा भाग पर वन है, तो वो 3 है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, जिनके 75% से ज्यादा भाग पर क्या है, वन स्थित है। तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है वो तीनों। मणिपुर और नागालैंड के 75% से थोड़ा कम क्षेत्रफल पर क्या है, वन है। आगे हम बात करें सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य, यानी किन राज्यों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। एक तो था कितने पर है और कितने पर वृद्धि ज्यादा हुई है 2019 के मुकाबले, किनमें ज्यादा वृद्धि हुई। तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में, दूसरे नंबर पे तेलंगाना, तीसरे नंबर पे उड़ीसा, चौथे नंबर पे कर्नाटक और पांचवें नंबर पर झारखंड। सर्वाधिक हमने देखा था, सर्वाधिक कितने क्षेत्रफल पर जो वन वाले राज्य हैं उसमें उड़ीसा चौथे नंबर पर था और यहाँ पर भी उड़ीसा देखो तीसरे नंबर में है, यानी उड़ीसा में वन ज्यादा भी हैं और फिर भी और बढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, ये 5 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा वृद्धि अभी दर्ज की गई है। आगे हम बात करें सर्वाधिक कमी वाले राज्य, यानी ऐसे राज्य कौन से जहां कमी आ गई है वन में, जहां पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, जहां अरुणाचल प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पे, यानी दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला वन है, दूसरा सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्रफल वाला वन है, और यहाँ पे सर्वाधिक कमी वाले राज्यों में भी अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है, यानी कि जितने वन थे उनमें कटाई बहुत ज्यादा हो रही है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। कुछ इसकी वजह ये भी है कि क्योंकि चाइना की बॉर्डर पे तो हमारी भी बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज वहां चल रही हैं, जिससे हम अपनी जो बॉर्डर है, सीमाएं हैं, उनको सुरक्षित कर सकें। आपको पता ही है धीरे धीरे चाइना और भारत का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है इन क्षेत्रों में, तो उनको सुरक्षित करने के लिए भी हमें बहुत सारे विकास गतिविधियां यहाँ पर करनी पड़ रही हैं। तो अरुणाचल प्रदेश है, दूसरे नंबर पे मणिपुर में, तीसरे नंबर पे नागालैंड, चौथे पे मिजोरम और पांचवें पे मेघालय। मतलब ये वही 5 राज्य हैं जिनमें के सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन था, और यही वो राज्य हैं जिनके सर्वाधिक वनों की कटाई हुई है, सर्वाधिक वनों की कमी हुई है, यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में ही सर्वाधिक वनों में कमी आई है। अब ऑब्वियसली जिनके इतने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है, धीरे धीरे अगर हम इन क्षेत्रों को मुख्य धारा में लाना चाह रहे हैं तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जरूरी हैं, जैसे रोड भी बनेंगी, रेल ट्रैक भी बनेंगे, कृषि कार्य भी बढ़ेंगे, उद्योग भी बढ़ेंगे, तो इन सब के लिए वनों को काटना तो थोड़ा बहुत पड़ेगा, तो इसलिए इन क्षेत्रों में वनों की कमी हुई है। ठीक है, आगे हम बात करें पहाड़ी जिलों में वनावरण, तो इस रिपोर्ट के अंदर काफी सारे हमें स्पेसिफिक डेटा भी मिलते हैं। तो देश के 140 पहाड़ी जिले हैं जैसा कि इस रिपोर्ट में दर्ज है, और इन 140 पहाड़ी जिले हिल
डिस्ट्रिक्ट्स में वनावरण जो है 40.17% क्षेत्रफल पर इनके वन है। यानी इन जिलों का जितना प्रतिशत क्षेत्रफल है उनके 40% लगभग क्षेत्रफल पर क्या है, वन है। और इनमें कमी आई है, कमी कितनी आई है, 902 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, लगभग 0.32% की कमी इसमें हुई है। यानी पहाड़ी जिलों में वन जो है घट रहे हैं। आगे हम बात करें जनजातीय जिले, तो देश में लगभग अगर हम बात करें जनजातीय जिलों की तो 218 जनजातीय जिले हैं, यानी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और इनमें जो वनावरण है वो 37.53% क्षेत्रफल पर क्या है, वन है। यानी कि जितने जनजातीय जिले हैं उनके क्षेत्रफल के 37.53% भाग पर क्या है, वन है, 37.5% पर। इनमें जो है ग्रीन वॉश यानी 655 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। आरएफए ग्रीन वॉश क्या होता है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, यानी कि ऐसे फॉरेस्ट जो या तो रिजर्व फॉरेस्ट हो या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो। ग्रीन वॉश क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि जब इनको रडार से इनको देखा जाता है तो ये ग्रीन कलर से इनको मार्क किया जाता है, तो उसको ग्रीन वॉश बोलते हैं। ठीक है, ऐसी लकड़ी वाला क्षेत्र जिसे ग्रीन कलर से मार्क किया जाए तो ग्रीन वॉश, या फिर पीएफए मतलब आरएफए मतलब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, यानी ऐसे वन जो दर्ज हो सरकारी आंकड़ों में। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गए यानी संरक्षित वन, और आरक्षित वन हो गए रिजर्व फॉरेस्ट, तो वो इसके अंदर आते हैं। तो इनमें 655 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। और बाकी इसके बाहर जो क्षेत्र हैं, जैसे हमने बात की थी ना ट्री कवर की, या हम बात कर रहे थे ऐसे क्षेत्र जो वन क्षेत्र के रूप में दर्ज नहीं हो, है ना, गवर्नमेंट सरकारी आंकड़ों में वन के रूप में दर्ज नहीं हो लेकिन वन तो हो, 1 हेक्टेयर लैंड से उनका ज्यादा क्षेत्रफल हो, तो ऐसे भागों में 600 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ओवरऑल यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो रहा है, कमी हो रही है कितनी, 55 वर्ग किलोमीटर की कमी हो रही है। ठीक है, कमी नेट कमी, शुद्ध कमी कितनी हो रही है, एक्चुअली में 55 वर्ग किलोमीटर की कमी हो रही है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जो एरिया है यानी सरकारी जो आंकड़ों में दर्ज वन है उनमें तो कमी आई है 655 की, लेकिन उसके बाहर जो वन है यानी जो सरकारी क्षेत्रों में वन नहीं है उनमें वृद्धि हुई है 600 वर्ग किलोमीटर की। ठीक है, तो नेट 55 का लॉस है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की बात करें यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, तो इसमें वनावरण यानी इनके औसत अगर हम बात करें तो औसत क्षेत्रफल के 64.66% भाग पर क्या है, वन है। 60% से भी ज्यादा भाग पर वन है। और इनमें भी कमी दर्ज की गई, जैसे हमने देखा कि सबसे ज्यादा कमी वाले राज्यों में पांचों के पांचों कौन थे, उत्तर पूर्वी राज्यों के थे। तो इसमें 1020 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, जो कि लगभग 0.60% है। ठीक है, तो सर्वाधिक कमी भी इस क्षेत्र में आई है 1020 वर्ग किलोमीटर। आगे हम देखें 7 बड़े शहर, 7 बड़े शहर इसमें कौन कौन से माने हैं उनकी अभी हम चर्चा करते हैं। तो उन 7 बड़े शहरों में जो वनावरण है वो कितना है, उनके पूरे क्षेत्रफल का 10.21% है। 7 बड़े शहर कौन से हैं इस रिपोर्ट में, तो वो है, एक तो अहमदाबाद हो गया, है ना, अगर आपको यहाँ दिख नहीं रहा है तो मैं दोबारा लिख भी देती हूँ, बाकी ये टेलीग्राम पर आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें भी आप देख सकते हो। अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, ये सारी मेगा सिटी है, साथ दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई। ठीक है, ये 7 बड़े शहर माने हैं मेगा सिटीज। अहमदाबाद गुजरात में, बैंगलोर कर्नाटक में, चेन्नई तमिलनाडु, दिल्ली, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के भी कॉमन कैपिटल है, फिर तेलंगाना, कोलकाता पश्चिम बंगाल और मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, इन 7 को बड़ा शहर माना गया है। और इन 7 के कुल क्षेत्रफल के मात्र 10.21% क्षेत्रफल पर क्या है, वन है। और अगर हम देखें वो एक्चुअली में कितना है, तो 509.72% जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या है, वन है, 509.72। आगे हम बात करें वनावरण में 10 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है। 10 वर्षों की बात कर रहे हैं हम, 2019 से नहीं कर रहे इसकी तुलना। 10 वर्षों में मात्र 68 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है, 68 वर्ग किलोमीटर की। तो वैसे ही वन क्षेत्र कम है 509.72 और वृद्धि भी बहुत कम क्षेत्र पर हुई है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जनसंख्या का भार भी ज्यादा है, जनसंख्या दबाव ज्यादा है, तो रिहायशी क्षेत्रों की हमें जरूरत पड़ती है। इसके अलावा और भी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन क्षेत्रों में ज्यादा होती है, तो उसके लिए हमें जमीन की, लैंड की जरूरत पड़ती है। और उस लैंड की वजह से यहाँ पर जो है वन क्षेत्र उगाना मुश्किल रहता है। आगे हम बात करें सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, ये 68 की जो हम बात करें इसमें से, तो हैदराबाद में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, दूसरे नंबर पर दिल्ली है। और सर्वाधिक कमी की बात करें तो सबसे ज्यादा कमी आई है अहमदाबाद में और दूसरे नंबर पर बैंगलोर है। ठीक है,
इसमें हम देख सकते हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, इनका आंकड़ा दिया हुआ है। सबसे ज्यादा वृद्धि हम देख सकते हैं कहां पर हुई है, हैदराबाद में 33 से 81.81% बढ़ गया, लगभग 147% की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है। ठीक है, और अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे तो दिल्ली है। दिल्ली में देखो 11 लगभग 174 था, उससे 194.24 की वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा कमी की देखें तो अहमदाबाद में 48% की कमी आ गई है, लगभग 50% वन क्षेत्र कम हो गया है। और दूसरे नंबर पे अगर हम इसमें देखें तो दूसरे नंबर पे आ रहा है कोलकाता, लगभग जो है 30% की यहाँ पर कमी दर्ज की गई है। तो ये आंकड़े हैं इसमें दिए हुए हैं बड़े शहरों के, तो आप इसमें देख सकते हैं वृद्धि हुई है हैदराबाद में, दिल्ली में, इसके अलावा मुंबई में। ठीक है, और बाकी जगह कमी दर्ज की गई है। सॉरी, चेन्नई में भी वृद्धि हुई है ना, 26% की। और अगर हम देखें कमी तो यहाँ पर कमी हुई है, कोलकाता में कमी हुई है, और इसके अलावा बेंगलुरु में कमी हुई है, अहमदाबाद में सबसे ज्यादा कमी हुई है। ठीक है, तो ये सारे आंकड़े आपको इसमें मिल जाएंगे। आपको आगे हम बात करें ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट नाम की एक रिपोर्ट है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 है ना, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट है। और इसके अंदर विश्व के 113 देशों में बताया गया है कि मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि ऐसे वन होते हैं जहाँ पे समुद्र का खारा जल भी आता है और दलदल के रूप में भरा रहता है पानी, और जो वृक्ष होते हैं वो अधिक सहनशील होते हैं लवणता के प्रति। ठीक है, तो इनको हेलोफाइट्स भी कहा जाता है, जो ऐसे वृक्ष होते हैं जो लवणता सहन कर सकते हैं, अधिक जो है सैलिनिटी को बियर कर सकते हैं, तो उनको हेलोफाइट्स कहा जाता है। हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स। ठीक है, तो जो हेलोफाइट्स पादप हैं वो मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। तो विश्व के 113 देशों में मैंग्रोव वन है, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। और उनका क्षेत्रफल कितना है, लगभग 14.79 मिलियन हेक्टेयर इनका क्षेत्रफल है। इस रिपोर्ट में और आगे क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि सर्वाधिक मैंग्रोव वाले महाद्वीपों की बात करें तो सर्वाधिक मैंग्रोव है एशिया में, दूसरे नंबर पे अफ्रीका में, तीसरे नंबर पे नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में, और चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में। यानी सर्वाधिक जो मैंग्रोव वन है वो एशिया महाद्वीप के अंदर है। और अगर हम देशों की बात करें तो सर्वाधिक, अगर हम बात करें सर्वाधिक जो मैंग्रोव वन है वो इंडोनेशिया के अंदर है। इंडोनेशिया की कुल क्षेत्रफल के 19, या हम बोल सकते हैं जितना मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल था उसका 19% कहां पर है, इंडोनेशिया के अंदर है। दूसरे नंबर पे ब्राजील है, तीसरे नंबर पे नाइजीरिया है, और चौथे नंबर पे मैक्सिको है। ये 4 वो देश हैं जहां सबसे ज्यादा क्या है, वन है। यानी इंडोनेशिया एशिया में, और दूसरे नंबर पे ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में, तीसरे नंबर पे नाइजीरिया अफ्रीका में, और चौथे नंबर पे मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में। तो यानी विश्व का जो 40% से भी अधिक वन, लगभग 41% हो जाता है, इन चारों को जोड़ोगे आप, तो विश्व के जो 40% से भी अधिक मैंग्रोव है वो इन 4 देशों में शामिल है, इंडोनेशिया, ब्राजील, नाइजीरिया, मैक्सिको में। भारत का टॉप में कहीं पर नाम नहीं है। भारत में अगर मैंग्रोव क्षेत्रों की बात करें तो लगभग 4,992 वर्ग किलोमीटर आता है, जो कि कुल मैंग्रोव वनों का मात्र 0.15% है। ठीक है, 4,992 वर्ग किलोमीटर पे क्या है, मैंग्रोव है। और इसमें वृद्धि हुई है कितने की, 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, लगभग 0.34% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, सर्वाधिक वृद्धि हुई है उड़ीसा में, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में। ठीक है, उड़ीसा और महाराष्ट्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। आगे हम बात करें कुछ मैंग्रोव का डेटा जो इस रिपोर्ट में हमें दिया हुआ है ना, तो हम आप देख सकते हो इसमें पिछली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें जो डेटा में चेंजेस हुए हैं वो भी इसमें दे रखे हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो हुई है उड़ीसा में, हम देख सकते हैं 8 लगभग वर्ग किलोमीटर की। फिर दूसरे नंबर पे आ रहा है महाराष्ट्र, लगभग 4 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है। फिर हम बात करें तीसरे नंबर पे आ रहा है कर्नाटक, कर्नाटक में लगभग 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। चौथे नंबर पे जो है हमारा वेस्ट बंगाल आ रहा है, पश्चिम बंगाल, जहां सुंदरबन की डेल्टा में मैंग्रोव वन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पे 2 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। फिर हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश और गोवा में 1-1 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कमी की अगर हम बात करें तो गुजरात में, जैसे हमने देखा अहमदाबाद में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र की कमी हुई है, और गुजरात में मैंग्रोव क्षेत्र भी 2 वर्ग किलोमीटर घट गया है। बाकी जो राज्य हैं जैसे केरल हो गया,
तमिलनाडु हो गया, अंडमान निकोबार हो गए, दमन दीव, दादर नगर हवेली हो गई, पुडुचेरी हो गई, इनमें कोई चेंज नहीं आया है। जितने पिछली बार थे उतने इस बार है। टोटल 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। ठीक है, इसमें वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस अलग अलग कैटेगरी है, पर इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। इनका मतलब क्या होता है, वेरी डेंस, मॉडरेटली, ये बेसिकली कैनोपी बेस्ड होता है। अगर कैनोपी 90% से ज्यादा तो उसे हम वेरी डेंस अति सघन बोलते हैं। कैनोपी जो होती है अगर मतलब 70% से ज्यादा होती है तो उसे हम अति सघन बोलते हैं। 40 से 70 के बीच में होती है तो उसे हम मध्य सघन बोलते हैं या मॉडरेटली डेंस बोलते हैं। और अगर हम बोलें कि 40 से 10 के बीच में होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन मैंग्रोव बोलते हैं, यानी कि खुले मैंग्रोव बोलते हैं। ठीक है, तो वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, ओपन मैंग्रोव ये कैनोपी पे बेस पर है। 70% से ज्यादा, 40 से 70 और 10 से 40, 10 से कम तो हम क्या मानते हैं, झाड़ी होते हैं। तो ये सारा डेटा इसमें दिया हुआ है, ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। कार्बन स्टॉक की बात करें, जैसा मैंने कहा था कि कार्बन स्टॉक का भी डेटा इसमें है, तो लगभग भारत में कितना कार्बन स्टॉक है, भारत में 7,204 मिलियन टन जो है कार्बन स्टॉक है, जिसमें कि 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, क्योंकि भारत ने कई सारे इंटरनेशनल कमिटमेंट कर रखे हैं, तो उसमें भी वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा कहां पर है कार्बन स्टॉक, तो सबसे ज्यादा है अरुणाचल प्रदेश में, दूसरा मध्य प्रदेश में, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा महाराष्ट्र। कार्बन स्टॉक का मतलब है जहां पे कार्बन को बांध कर रखा जा सके। जैसे वन हो गए तो वन क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे, तो वो कार्बन स्टॉक हो गया कि कार्बन को हमने अवशोषित करने की जगह बना रखी है। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक की बात करें तो प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, दूसरा हिमाचल प्रदेश में, तीसरा सिक्किम, चौथा अंडमान निकोबार, यानी कि 3 तो हमारे हिमालयी राज्य हो गए और अंडमान निकोबार हो गया। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर जो है कार्बन स्टॉक है। और क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। अच्छा, वनाग्नि के प्रति सुभेदी वन, जैसा कि मैंने बताया था, जो फायर प्रोन फॉरेस्ट होते हैं, है ना, जहाँ पे आग लगने की संभावनाएं ज्यादा है, तो वनाग्नि के प्रति सुभेदी कितने वन है, तो भारत के जो कुल वन है उनका 22.27% जो भाग है वो उसमें वनाग्नि की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अच्छा, बांस के वनों की, बांस क्योंकि इन दिनों जो है वन की कैटेगरी से बाहर कर दिया था, अगर बांस वन के अंदर है तब तो वन उत्पाद है, और अगर वन क्षेत्र के बाहर है तो वो एक घास माना गया है। तो बांस के वन की अगर हम बात करें तो पूरे भारत के अंदर 1,49,443 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और जिसमें की कमी आई है कितनी, 10,594 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। बांस क्षेत्र में कमी है ना, कितनी आई, टोटल 1.06 मिलियन हेक्टेयर में। बांस के वनों में कमी इतनी है, और बांस क्षेत्र के अंदर कमी जो है 1.06 मिलियन हेक्टेयर है। आगे हम बात करें सर्वाधिक बांस क्षेत्र, तो सर्वाधिक बांस क्षेत्र है मिजोरम में, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे कम बांस क्षेत्र है मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। वैसे भी बांस जो है वो आर्द्र क्षेत्र का पौधा है, तो ज्यादातर आर्द्र राज्यों में मिलता है। अगर हम बात करें, ये पूरी रिपोर्ट है फॉरेस्ट और ट्री कवर की, इसके अंदर अलग अलग आंकड़े दिए हुए हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं सरसरी नजर से। ठीक है, सबसे पहले बात करें वही वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी कि 70% से अधिक कैनोपी, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट यानी मध्यम सघन, तो 40 से 70% कैनोपी, और ओपन फॉरेस्ट यानी 10 से 40% कैनोपी हो गई। टोटल फॉरेस्ट कवर हो गया, और स्क्रब का मतलब हो गया 10% से कम जो है कैनोपी है। ठीक है, तो इस हिसाब से टोटल फॉरेस्ट कवर देखें तो उसके अंदर कितना है, 7,13,789, और जिस टोटल अगर हम ज्योग्राफिकल भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 21.71% भाग में क्या है, फॉरेस्ट कवर है, वनावरण है, 1 हेक्टेयर लैंड से ज्यादा या फिर गवर्नमेंट आंकड़ों में वन के रूप में दर्ज, जिसमें कि सबसे ज्यादा देखो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा खुले वन है, दूसरे नंबर पे मध्यम सघन, और सबसे कम सघन जो है मतलब अति सघन जो है वो सबसे कम है 3.04%। फिर हम बात करें झाड़ियों की, तो झाड़ियां लगभग 1.42% क्षेत्रफल पर है। ट्री कवर वृक्षावरण की बात करें तो 95,748 वर्ग किलोमीटर पर है, और इसमें जो है पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो उसके 2.91% भाग पर क्या है, ट्री कवर वृक्षावरण है। नॉन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, जो फॉरेस्ट जिसको वन के अंदर नहीं कैलकुलेट किया गया है, तो कितना क्षेत्रफल है पूरे भारत का, 76.87, इसमें से घटा लो, टोटल में से 24-62 में से ऐसे घटा के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्रब को भी फॉरेस्ट नहीं मानेंगे तो उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। भारत का क्षेत्रफल आपको पता ही है 32,87,000। ठीक है,
ये पूरा क्षेत्रफल है। आगे हम बात करें टॉप 10 कंट्रीज फॉर एवरेज एनुअल नेट गेन इन फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, अगर हम बात करें पूरे विश्व की तो वो 10 देश, ठीक है, वो देश है ये जिनके अंदर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र के अंदर वृद्धि हुई है 2010 से 2020, यानी कि 10 सालों के अंदर। टॉप पर आता है चीन, चाइना, देखो चाइना में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, ठीक है, और इसके अंदर कितनी वृद्धि हुई है 0.93% क्षेत्रफल पर वृद्धि हुई है। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे नंबर पे भारत है, जिसमें भारत के 0.38% एरिया पे वृद्धि हुई है। यहाँ पे आपको ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ के अनुसार कैलकुलेट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 446 वर्ग किलोमीटर हेक्टेयर है और भारत में 266, ठीक है, मिलियन हेक्टेयर है। तो ये 3 देश है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और भारत, टॉप 3 है। यहाँ तक तो कम से कम आपको एक क्रम याद रखना है। अमेरिका 7वें नंबर पे है, काफी नीचे है, ठीक है। और वैसे भी जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत हमेशा यही कहता है कि विकसित राष्ट्रों की भूमिका ज्यादा है और अमेरिका हमेशा इसे नकारता रहता है। तो आप देख सकते हैं विकासशील देश तो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, विकसित राष्ट्र है वो थोड़ा नीचे, देखो यूएसए है, फ्रांस है, ये सब नीचे चल रहे हैं, ठीक है। तो यही मुद्दा बार बार भारत उठाता रहता है। बाघ संरक्षित क्षेत्रों की बात करें, जो मैंने आपको बोला था कि पहली बार इस रिपोर्ट में आया है, तो बाघ संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो विश्व के 70% जो बाघ हैं वो भारत में पाए जाते हैं। कितने? लगभग 70% जो टाइगर्स हैं वो भारत में है। सबसे ज्यादा भारत में, दूसरे नंबर पे रूस और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। बाघ की बात कर रहे हैं, वनों की बात नहीं कर रहे हैं। पहले बाघ की बात कर लेते हैं। 70% बाघ भारत में है, रॉयल बंगाल टाइगर, और दूसरे नंबर पे रूस में है, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया का नंबर आता है। अब बाघ संरक्षित क्षेत्र में प्रतिशत वन क्षेत्र की बात करें कि उस टाइगर रिजर्व के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है, तो सबसे ज्यादा है पक्के टाइगर रिजर्व। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसके लगभग 96.83% भाग पर क्या है? वन है। बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। दूसरे नंबर पे अचानक मार है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे सिमलीपाल उड़ीसा। सिमलीपाल उड़ीसा में तो अभी हाल ही में 2021 में आग भी लग गई थी, चर्चा में रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र के रूप में क्वेश्चन नहीं आए, पर इस रिपोर्ट से ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे मान लो आपको मैचिंग वाला क्वेश्चन दे दिया, लिस्ट 1 लिस्ट 2 कि कौन सा बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है, ठीक है। तो आपको याद रखना है पक्के कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, अचानक पार मध्य प्रदेश में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, काली कर्नाटक में है और दंपा जो है वो मिजोरम में है। ये वो बाघ संरक्षित क्षेत्र है, टाइगर रिजर्व है, जहां पर सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्रफल पर क्या है? वन है। पक्के, अचानक मार, सिमलीपाल, काली और दंपा। यूपीएससी में यहाँ से बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। बाघ संरक्षित क्षेत्र में वनावरण में वृद्धि देखें तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है बुक्सा में, जो कि पश्चिम बंगाल में है। रॉयल बंगाल टाइगर, सुंदरबन जो भारत विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अनामलाई दूसरा अनामलाई तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी किस पर स्थित है? अनामलाई की पहाड़ियों पर ही स्थित है। तीसरा है इंद्रावती, ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। तो बाघ संरक्षित क्षेत्र में जो वनावरण में वृद्धि हुई है सबसे ज्यादा हुई है बुक्सा में, दूसरे नंबर पे अनामलाई, तीसरे नंबर पर इंद्रावती। आगे हम इसमें बात करें बाघ संरक्षित क्षेत्र में कमी कहां आई है वनावरण में, तो सबसे ज्यादा कमी आई है कवाल तेलंगाना में, दूसरा है भद्रा कर्नाटक में, तीसरा है सुंदरबन पश्चिम बंगाल में कमी आई है। जहां बुक्सा पश्चिम बंगाल में तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, वहीं सुंदरबन पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई है। आगे हम बात करें वृक्षावरण की, तो हमने इसका डेटा देख ही लिया है कि 95,748 वर्ग किलोमीटर पर क्या है? वृक्षावरण है, और वृद्धि इसमें 721 वर्ग किलोमीटर की हुई है, लगभग 2.91% पर। सर्वाधिक वृक्षावरण की बात करें कहां पर है, तो सर्वाधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान में घने वनों की तो हम उम्मीद नहीं कर सकते। 10% कैनोपी से ज्यादा वन बहुत मुश्किल है राजस्थान में, तो उससे कम पे हमारा नंबर आ जाता है दूसरे नंबर पे। तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर कर्नाटक और पांचवे पर यूपी इसके अंदर आता है, ठीक है। फिर हम बात करें सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत की, तो वो सबसे ज्यादा है चंडीगढ़ में। मतलब एक तो हो गया कितना प्रतिशत, कितना क्षेत्रफल है, और दूसरा हो गया क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो सबसे ज्यादा चंडीगढ़, दूसरे नंबर पे दिल्ली, तीसरे नंबर पे केरल और चौथे नंबर पे गोवा है, ठीक है। आगे हम बात करें सर्वाधिक, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है मैंने आपको बताया था क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट है ना, इसकी भी जो है स्टडी करी है इसने गोवा कैंपस की सहायता से, बिट्स पिलानी के गोवा कैंपस की सहायता से। तो वो जो रिपोर्ट है उसके अनुसार सर्वाधिक तापमान में वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है? लद्दाख में। लद्दाख और जम्मू कश्मीर अभी लेटेस्ट बनी यूटीज है, ठीक है।
जो एक राज्य को तोड़कर 2 यूटी बनाई गई हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दोनों में सबसे ज्यादा तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा उत्तराखंड, यानी हिमालय वाले जो क्षेत्र हैं उनमें तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। यही वजह है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं हमारे, और नदियों में पानी भी ज्यादा आ रहा है, बाढ़ की संभावनाएं बढ़ रही हैं, और आगे देखो क्या क्या होता है। तो क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट तो हमारा हिमालय बना हुआ है। आगे हम बात करें न्यूनतम तापमान में वृद्धि, यानी तापमान में वृद्धि तो हुई है, लेकिन सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई है? एक तो अंडमान निकोबार में, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर हाई रहता है, दूसरा पश्चिम बंगाल में, तीसरा गोवा, चौथा तमिलनाडु और पांचवा आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर सबसे कम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। आगे हम बात करें सर्वाधिक वर्षा में वृद्धि कहाँ दर्ज की गई, तो उत्तर पूर्वी राज्य जो है इनमें सर्वाधिक वर्षा में वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरा ऊपरी मालाबार तट, यानी केरल का ऊपरी भाग जो है वहां पर वर्षा में वृद्धि दर्ज की गई है। और वर्षा में कमी कहाँ दर्ज की गई, तो सर्वाधिक वर्षा में कमी देखो उत्तर पूर्वी राज्यों के ज्यादातर भाग में तो वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम यानी हिमालय वाले भागों में क्या है? वर्षा में कमी दर्ज की गई है। दूसरे नंबर पे लद्दाख, तीसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर, यानी हिमालय जो है उस पर वर्षा में कमी दर्ज की गई है, और चौथे नंबर पे हिमाचल प्रदेश, वही हिमालय वाला क्षेत्र है। और तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सारे इंपॉर्टेंट आंकड़े इस वीडियो के थ्रू हमने कवर कर लिए, उनका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया, क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं वो भी इस तरह के बनेंगे। सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है, सर्वाधिक वनों का प्रतिशत कहाँ है, सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, इस तरीके से कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बाघ आरक्षित क्षेत्रों वाला जो क्वेश्चन है इस बार इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से, क्योंकि पहली बार इस रिपोर्ट में किया गया है, 17वीं रिपोर्ट थी, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हर तरह के एग्जाम में आते हैं। बैंक एसएससी विंग्स देख लो आप, रेलवे, मतलब इस तरह के एग्जाम देख लो, चाहे आप आरपीएससी के रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इस तरह के एग्जाम देख लो, चाहे आप पुलिस कांस्टेबल और आपके पीएसआई यानी पुलिस वाले एग्जाम देख लो, है ना, लैब असिस्टेंट, मतलब हर तरह के एग्जाम है जहाँ पे भी ज्योग्राफी में वन का भाग है या पर्यावरण है, किसी भी तरीके से फॉरेस्ट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, और इंडिया का सारा डेटा हमने यहाँ कवर कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये यूजफुल लगेगा और अच्छा लगेगा, कॉन्सेप्ट आपको सारे समझ में आ गए होंगे। ये जो टेलीग्राम, ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जो राजस्थान वन रिपोर्ट हमने करी थी पहले, उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको जरूर से लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेसबुक पेजेस पर, अलग अलग ग्रुप्स में हम ऐड रहते हैं, वहां पर शेयर करें। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर से दबा के रखिए, जिससे जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगले किसी लेक्चर में और यूजफुल कंटेंट के साथ आपके सामने आएंगे। प्लीज जरूर से इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।